पिछली दो क्लासों में हमने हलक की बीमारियां पढ़ी हैं, जिसको हमने पार्ट वन पार्ट टू में करके जो है डिवाइड करके पढ़ा है। आज हम जो है हलक की बीमारियां पार्ट थ्री में करके पढ़ रहे हैं। इसमें जो आज डिजीज यानी कि बीमारियां हम पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले जो बीमारी है वो है टॉन्सिलाइटिस, और ये हलक की बीमारियों में चौथे नंबर पर है। इससे पहले हलक की तीन बीमारियां हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस को यूनानी में वर्मे लॉज़तैन कहते हैं। लॉज लॉज जो है, लॉज के मायने होता है टॉन्सिल। एक टॉन्सिल को बोलते हैं लॉज, और एक से ज्यादा टॉन्सिल को यानी कि टॉन्सिल्स को लॉज़तैन बोलते हैं। ये जो यहाँ पे गोली गोली सी होती है, ये टॉन्सिल होते हैं। अगर एक की बात करें तो लॉज कहते हैं यूनानी में, टॉन्सिल। और एक से ज्यादा टॉन्सिल को यानी कि ये जो गोलियां होती हैं, इनको लॉज़तैन या टॉन्सिल्स बोलते हैं। जब इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, आ जाती है, वर्म आ जाता है, यानी कि वर्मे लॉज़तैन जब हो जाता है, तो इन्हीं टॉन्सिल्स को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टिस के मायने होता है इन्फ्लामेटरी कंडीशन, यानी कि जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, वर्म आ जाए। तो लॉज एक टॉन्सिल को कहेंगे। लॉज जो है वो सिंगुलर है, और लॉज़तैन जो है वो प्लूरल है, टॉन्सिल्स। वर्मेलॉज़तैन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो लॉज़तैन टॉन्सिल्स का वर्म, टॉन्सिल्स के वर्म को लॉज लॉज़तैन का वर्म यानी कि वर्मेलॉज़तैन कहते हैं। अब ये जो वर्मेलॉज़तैन है, इसकी इसकी वजह, इसके साइन सिम्टम, इसका ट्रीटमेंट, ये पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि वर्मेलॉज़तैन यानी कि टॉन्सिल्स कितने प्रकार का होता है। तो यूनानी में वर्मेलॉज़तैन यानी कि टॉन्सिलाइटिस जो है वो चार तरह का होता है। दमवी, सफरावी, बलगमी, सौदावी। जो हमारी चार खिलते हैं, खिलते दम, खिलते बलगम, खिलते सफरा, खिलते सौदा, इन्हीं खिलतों के अनुसार या मुताबिक जब टॉन्सिल के अंदर वर्म आ जाता है, तो उसको वर्मेलॉज़तैन दमवी, वर्मेलॉज़तैन सफरावी, वर्मेलॉज़तैन बलगमी, वर्मेलॉज़तैन सौदावी कह देते हैं। यानी कि लॉज़तैन के अंदर इन खिलतों में से जिस भी खिल्त की वजह से, इन खिलतों में से जिस भी खिल्त की वजह से, दम यानी कि खून की वजह से, अगर खून एबनॉर्मल हो जाए, सफरा की वजह से अगर सफरा एबनॉर्मल हो जाए और उसकी वजह से वरम आ जाए, बलगम जो खिलते बलगम है, बलगम जिसको हम कहते हैं, अगर वो गैर तबई हो जाए और उसकी वजह से वरम आ जाए, या इसी तरीके से सौदा अगर गैर तबई हो जाए और उसकी वजह से वरम आ जाए, तो चारों खिलतों के एतबार से, चारों खिलतों के एबनॉर्मल होने की तरह से इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, दम बलगम सफरा सौदा, ये जो हमारी चारों खिलते हैं, जब तक ये एबनॉर्मल नहीं होंगी, जब तक इन जब तक ये एबनॉर्मल नहीं होंगी, तब तक ये जिस्म के हिस्से हैं। तब तक ये कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, तब तक ये कोई परेशान करने वाली चीज नहीं है। यानी कि अगर खून इंसान के जिस्म में है तो वो इंसान के जिस्म का हिस्सा है। बलगम जो है कच्चे खून को बोलते हैं, उसकी जरूरत है, क्योंकि जब खून की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ये बलगम ही जो कच्चा खून है ये पक्का खून बन जाता है। इसी तरह सफरा, सफरा की जरूरत है, इसी तरह सौदा, इनकी जरूरत है। लेकिन जब यही इन्हीं खिलतों के अंदर गड़बड़ी होनी शुरू हो जाए, ऊंच नीच होनी शुरू हो जाए, ये अपने नॉर्मल जो इनका पैमाना है उससे हट करके जब ये एबनॉर्मल हो जाए, यानी कि गैर तबई यानी कि एबनॉर्मल हो जाए, तो इन्हीं से जो बीमारियां पैदा होती हैं, अगर
बीमारी की वजह ये खिलते हैं, दम बलगम सफरा सौदा, तो उसी बीमारी के साथ उस खिल्त का नाम जोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर खिलते दम गैर तबाही यानी कि अब नॉर्मल हो रही है, तो वर्मेलॉजतैन दमवी, इसी तरह वर्मेलॉजतैन सफरावी, अगर सफरा जो खिल्त है वो गैर तबाही हो रहा है। इसी तरीके से वर्मेलॉजतैन बलगमी, अगर खिलते बलगम गैर तबाही हो रहा है। इसी तरह वर्मेलॉजतैन सौदावी, अगर खिलते सौदा गैर तबाही यानी कि एबनॉर्मल हो रहा है। तो उन चारों खिलतों के एतबार से वर्मेलॉजतैन यानी कि जो टॉन्सिल के अंदर जो वरम आता है वो चार तरीके का हो जाता है। ये तो हुआ मादे के एतबार से, मादा यानी कि पदार्थ, यानी कि खिलते। अगर खिल्त के एतबार से पूछें तो वर्मेलॉजतैन की चार किस्में हैं, वर्मेलॉजतैन दमवी, सफरावी, बलगमी और सौदावी। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस है, टिस, ये जो लफ्ज टिस है, शब्द टिस है, टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। अब जहां पे भी वरम होगा, टिस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, वहां गर्मी जरूर मिलेगी। ठीक है। और हमारे यहाँ जो चारों खिलते हैं, दम बलगम सफरा सौदा, उनमें से दो खिलते गर्म हैं, दो खिलते ठंडी हैं। खून और सफरा गर्म है, बलगम और सौदा ठंडा है। तो जब भी कहीं टिस यानी कि टॉन्सिलाइटिस हुआ, लेरेंजाइटिस हुआ, या कहीं भी टिस शब्द का प्रयोग हुआ यानी कि इन्फ्लामेशन यानी कि वर्मी कंडीशन का हुआ, जैसे कि यूएलाइटिस, जो कव्वा है, जो अंदर मुंह के अंदर लटका रहता है, जब उसके अंदर वर्म होगा तो उसमें भी फिर जो है दमवी और सफरावी दो ही किस्में होती हैं। तो इसी तरीके से यहां भी दमवी और सफरावी मेन तो ये दो ही किस्में होती हैं, चूंकि दम जो है यानी कि खून जो है उसका मिजाज गर्म तर होता है, और सफरा का जो मिजाज है वो गर्म खुश्क होता है, ये दोनों के दोनों गर्म है। तो ज्यादातर तो वर्मेलोजतैन दमवी व वर्मेलोजतैन सफरावी ही देखने को मिलता है। लेकिन कई बार वर्मेलोजतैन बलगमी, जबकि बलगम के अंदर इतनी गर्मी पैदा हो जाए, हालांकि बलगम ठंडा है लेकिन उसके अंदर इतनी गर्मी पैदा हो जाए, इतनी शिद्दत पैदा हो जाए कि वो सफरा के जैसा हो जाए, तो फिर कई बार जो है वर्मेलोजतैन बलगमी भी होता है। और वर्मेलोजतैन सौदावी, जब गैर तबाही सौदा हो जाता है यानी कि सौदा अगर जल जाए, या उसमें कोई सफरा या गैर तबाही बल या गैर एतदाली खून आकर के बाहर से मिल जाए, यानी कि सौदा के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, तो उसकी वजह से भी वर्मेलोजतैन सौदा भी हो सकता है, लेकिन कम कम। ज्यादातर जो वर्मेलोजतैन होगा वो दम भी होगा और सफरा भी होगा। लेकिन ये जो वर्मेलोजतैन सौदावी है, ये चीज मैं आपको लॉजिक की बता रहा हूं। एग्जाम में अगर कोई एक आध चीज ऐसी भी आ गई जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, और बाई चांस आपके एकदम क्वेश्चन पुटअप हो गया क्योंकि 35 सेकंड है, तो फिर आप इन लॉजिक को लगा करके उस क्वेश्चन को हल कर जाओगे। तो मसला ये है कि जहां भी टिस हो वहां दमवी और सफरावी तो लाजमी है, ये तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि गर्म खिलते हैं। लेकिन बलगमी, क्योंकि बलगम के अंदर भी इतनी गर्मी कई बार पैदा हो सकती है जब वो एबनॉर्मल हो जाए, गैर तबाही हो जाए। इसी तरीके से सौदा के अंदर, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि सौदा एक ऐसी खिल्त है जो कैंसर में बदलने में बहुत जल्दी, मतलब ये कैंसर में अगर कोई खिलती बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो खिल्त की वजह से हो रही है, तो वो अगर सबसे ज्यादा तो होती है तो वो सौदावी बीमारी होती है। क्योंकि सौदा जो है वो कैंसर में बदलने का, कैंसर को यूनानी में सरतान बोलते हैं, कैंसर में बदलने का बहुत ज्यादा इस्तेदाद यानी कि अपने अंदर योग्यता रखता है सौदा। सौदा बहुत जल्दी जो है कैंसर में बदलने की इस्तेदाद रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सौदा जो है वो हर सौदा कैंसर है, ऐसा नहीं है। सौदा इंसान के जिस्म का एक जरूरी हिस्सा भी है, लेकिन ये उल्टे पुल्टे काम कब होते हैं, बीमारियां कब शुरू होती हैं, तब होती हैं जब ये एबनॉर्मल हो जाए, गैर तबाही हो जाए। नहीं तो जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो इंसान की हड्डियां होती हैं, उनकी गिजा है सौदा। हड्डियां जो बनती हैं और हड्डियां जो नुमू करती हैं, हड्डियां जो ग्रो करती हैं, वो खिलते सौदा से करती है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ये पूछा इसलिए जाता है क्योंकि खिलते सौदा जो है वो स्याह होती है, काली होती है, और हड्डी जो है वो सफेद होती है। लेकिन फिर भी उमूर तबैया ये कहती है,
जो आपके पास सब्जेक्ट है उमूर तबैया, इसके बाद हम लेंगे उमूर तबैया को। उमूर तबैया ये कहती है कि हड्डी की गिजा सौदा है, हालांकि सौदा सियाह काला होता है और हड्डी सफेद होती है, लेकिन फिर भी हड्डी की गिजा, हड्डी का जो न्यूट्रिशन है वो सौदा है। जी, ये तो मादे के एतबार से यानी कि पदार्थ के एतबार से चार किस्में हो गई वर्मेलॉज़ की। अब इसके बाद सीवियरिटी यानी कि शिद्दत के एतबार से, जैसे कि वर्मेलॉज़ यानी कि टॉन्सिलाइटिस है, तो उसके अंदर कितनी सीवियरिटी यानी कि कितनी तेजी है, कितनी जल्दी वो बीमारी जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, कितना बिगाड़ कर रही है इंसान के जिस्म में। तो सीवियरिटी यानी कि तेजी यानी कि तीव्रता के एतबार से इसकी तीन किस्में हैं। नंबर एक एक्यूट, नंबर दो क्रोनिक, और नंबर तीन एपिडेमिक। जो एक्यूट है उसको यूनानी में हाद कहते हैं, वर्मेलॉज़ हाद। जो क्रोनिक है, क्रोनिक को यूनानी में मुजमिन कहते हैं, वर्मेलॉज़ मुजमिन। और जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक को यूनानी में वबाई कहते हैं। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हाद या एक्यूट एक ही चीज है, मुजमिन या क्रोनिक एक ही चीज है, वबाई या एपिडेमिक एक ही चीज है। एपिडेमिक को लोगों ने कोरोना में बहुत ज्यादा जाना है, क्योंकि कोरोना एपिडेमिक से बचिए, हाथ धोते रहिए, ये जो इंस्ट्रक्शन होते थे, तो लोगों को एपिडेमिक भी याद हो गया और वबा भी याद हो गया, क्योंकि इसका बार बार जिक्र हुआ उस समय पर। तो वर्मेलॉज़ हाद यानी कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, यानी कि एस जहां भी हाद या एक्यूट का जिक्र आए तो ये समझ लेना कि ये उस बीमारी की वो हालत है जिसमें टाइम तो थोड़ा लेगी लेकिन बिगाड़ बहुत ज्यादा करेगी। थोड़ी देर के लिए आएगी वो बीमारी, लेकिन उलट पुलट कर जाएगी, सारा खराब कर जाएगी। जैसे कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तो 5 से 7 दिन के अंदर इतना कोहराम मचा था बेहिसाब, बहुत ज्यादा नुकसान कर गई थी, जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। बहुत ज्यादा लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे इस बीमारी में फंस के। तो वो एक एक्यूट हमला था। एक्यूट यानी कि उसका टाइम तो थोड़ा होता है लेकिन सीवियरिटी तीव्रता ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं एक्यूट या हाद, यूनानी में हाद, इंग्लिश में acute। इसी तरीके से क्रोनिक या मुजमिन उस बीमारी को बोलते हैं जिसका इंसान के जिस्म के अंदर जो है लंबा टाइम लेती है, लेकिन बिगाड़ आराम आराम से करती है। टाइम लंबा लेती है, बिगाड़ आराम आराम से करती है। इसकी सबसे अच्छा उदाहरण है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। 6 महीने से लेके 1 साल तक तो मरीज को पता ही नहीं चलता कि उसे टीबी है। क्यों? पता कब लगता है? जब उसका वजन बहुत तेजी से गिरने लग जाए, शाम के टाइम उसको बुखार आने लग जाए, शाम के टाइम उसको पसीना आने लग जाए, भूख उसकी कम हो जाए, आंखों के चारों तरफ कालापन आ जाए, वजन उसका गिरने लग जाए। ठीक है, जब ये कंडीशन होती है तो फिर मरीज लगता है कि शायद उसे कोई दिक्कत है। फिर वो जांचे वाचे कराता है, सबसे पहले बुखार बुखार की उसमें भी नहीं कुछ आता, टाइफाइड वाइफाइड की उसमें भी कुछ आता है, कुछ नहीं आता, फिर वो बाद में टाइप टीबी की तरफ चलता है। तो वो टीबी एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है किसी भी क्रोनिक डिजीज के बारे में। क्यों? क्योंकि टीबी जो है आदमी को एकदम नहीं खत्म करती। ऐसा नहीं है कोरोना की तरह के 7 दिन में आदमी को जो है इधर से उधर कर दिया, नहीं, आराम आराम से आदमी को खत्म करती है, यानी कि टाइम लंबा लेती है और नुकसान जो है वो थोड़ा 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 करती है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी आज भी ट्यूबरकुलोसिस ही है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी, तो ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन फिर भी ये जो है क्रोनिक डिजीज का उदाहरण इसलिए होता है क्योंकि ये इंसान को एकदम सडनली ऑनसेट नहीं मारती, एकदम इससे मौत नहीं होती है, इससे मौत होने में समय लगता है। इंसान इंसान जो है वो घुन की तरह, इंसान के अंदर घुन की तरह लग जाती है, ये आराम आराम से उसको डिजेनरेट करके खत्म कर देती है। तो सबसे अच्छा जो उदाहरण है मुजमिन बीमारियों का वो टीबी है। तो वर्मेलॉज़ हाद के बाद वर्मेलॉज़ मुजमिन, यानी कि आराम आराम से फैलने वाला, यानी कि वर्मेलॉज़ हाद वो जो एकदम हुआ और 5 7 दिन में बहुत ज्यादा हो गया, मुंह खुलना बंद। और वर्मेलॉज़ मुजमिन ऐसा वर्म जो कि आराम आराम से तकरीबन है ही, बहुत दिन से है, कंट्रोल में आ ही नहीं रहा, कभी ज्यादा कभी कम, तो वर्मेलोज़ मुजमिन हो जाएगा, यानी कि क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जो बहुत दिन से है, थोड़ा 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 है। वर्मेलोज़ वबाई, वबा उन बीमारियों कहते हैं जो फैलती है इस किसी इलाके में और एक से दूसरे तीसरे चौथे पांचवे को लगने लग जाते हैं। कभी कोरोना आया था, बहुत भयानक वबाई थी। इससे पहले हैजा आया था, स्मॉल पॉक्स यानी कि माता आई थी।
समय समय पर जो है ये इस तरह की बीमारियां जो कि पूरे एरिया को कवर कर जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान कर जाती है। तो कई बार ये जो टॉन्सिलाइटिस है, वर्मेलोजटैन है, जो टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन है, ये वबा के तौर से भी फैलता है। तो उसको क्या बोल देते हैं, एपिडेमिक टॉन्सिलाइटिस या वर्मेलोजटैन वबाई, वबा यानी कि एपिडेमिक। तो सीवियरिटी यानी कि तीव्रता के अनुसार इसकी 3 किस्में हैं, और मादे के हिसाब से इसकी 4 किस्में। अगर मादे के हिसाब से पूछा जाए तो आपको 4 टिक करना है। अगर ये पूछ लिया जाए कौन सा दमवी सफरावी बलगमी सौदावी, तो उसको भी ध्यान रखना है। और तीव्रता के हिसाब से वर्मेलोजटैन हाद यानी कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, वर्मेलोजटैन मुजमिन यानी कि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, वर्मेलोजटैन वबाई यानी कि एपिडेमिक टॉन्सिलाइटिस। ठीक है। अब इसकी वजहें क्या क्या हैं, ये जो टॉन्सिलाइटिस है ये क्यों होता है, किस बीमारी से होता है, इसकी वजह क्या होती है, कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है, असबाब क्या होते हैं। नंबर 1, कोई बाहरी पदार्थ, कोई फौरन बॉडी निगलने से, कोई भी उल्टा पुल्टा गलत सलत खा लिया, कुछ उसके अंदर जो था इस तरह का खबीस मादा था। हमारे यूनानी में बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजा की जोआ की कल्पना नहीं है। यहां खबीस मादा कहा जाता है ऐसी चीज को जिससे लगता है कि कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, तो उसको खबीस मादा या फौरन बॉडी या बाहरी मादा, इन लफ्जों से उसको पुकारा जाता है। तो कोई भी बाहरी पदार्थ, कोई भी खबीस मादा जब इंसान निगल ले, जो कि इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह हो, उसकी वजह से भी वर्मेलोजटैन हो सकता है। ठंडे पानी से हो सकता है, गर्म पानी से हो सकता है, चोट वगैरह लग जाए हलक में और वो टॉन्सिल तक पहुंच जाए, तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी अंग को, इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से को चोट लगेगी तो वहां पे सूजन आ जाएगी। मान लीजिए अगर यहीं पे जो है इसको जोर से दबा तो इस पे सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टॉन्सिल पे चोट लगी तो वहां पे सूजन आ जाएगी। कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए, मान लीजिए गले में इन्फेक्शन हुआ, तो गले का इन्फेक्शन जो है वो टॉन्सिल तक पहुंचा, जो ये गोलियां हैं, तो उसकी वजह से वर्मेलोजटैन यानी कि टॉन्सिलाइटिस हो गया। कभी कभी वर्मेलोजटैन टॉन्सिलाइटिस जो है वबाई भी फैलता है, और इसीलिए तीव्रता यानी कि सीवियरिटी को, यानी कि शिद्दत के एतबार से वर्मेलोजटैन की जो तीसरी किस्म है वो एपिडेमिक टॉन्सिलाइटिस है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एपिडेमिक टॉन्सिलाइटिस है, जिसको वर्मेलोजटैन वबाई कहते हैं, इसका दूसरा नाम खुनाके वबाई है। कल हमने खुनाक पढ़ा था, खुनाक यानी कि गला घुटना, दम घुटना। खुनाक के बारे में मैंने 4 अतिब्बाओं की राय आपके सामने रखी थी, और 4 अतिब्बाओं की राय में मैंने कहा था शेख कहते हैं कि खुनाक और जिबा एक चीज है। ठीक है। अली इब्ने अब्बास मजूसी की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो ये है कि टॉन्सिलाइटिस जो है, अगर टॉन्सिल के अंदर वर्मे हार यानी कि गर्म सूजन आ जाए तो उसको उन्होंने जिबा कहा है, खुनाक नहीं कहा है। ठीक है। खुनाक के बारे में फिर उनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो फेरिंग्स हैं, फेरिंग्स के जो अजलात हैं, जो मसल्स हैं, वो बाहरी अजलात अगर उनके अंदर गरम वरम पैदा हो जाए तो उसको खुनाक कहेंगे। और इसी के अंदर अल्लामा नजीबुद्दीन समरकंदी साहब ने एक नई चीज जोड़ दी थी, उन्होंने खुना के कल्बी की थ्योरी दी थी। खुना के कल्बी यानी कि ऐसा खुनाक, ऐसा दम घुटना जैसे कि कुत्ते का दम घुट रहा हो। कल्ब के मैंने कुत्ता होता है यूनानी में, अरबी में। कल्ब के मैंने कुत्ता, खुनाक के मैंने दम घुटना, यानी कि ऐसा दम घुटे जैसे कुत्ते का दम घुट रहा हो, यानी कि बहुत खतरनाक। तो ये थोड़ा सा मैंने पिछला इसलिए बताया है क्योंकि वर्मेलोजटैन वबाई यानी एपिडेमिक टॉन्सिलाइटिस को खुनाके वबाई भी कहते हैं। और ये सवाल यूनानी की अलग अलग परीक्षाओं में आया गया है और पूछा ऐसे गया था कि खुनाके वबाई किसे कहते हैं, खुनाके वबाई किसे कहते हैं। अब उसमें जीबा डाल दिया, खुनाक डाल दिया, खुनाके कल भी डाल दिया, और एक वर्मेलोजटैन वबाई डाल दिया। तो आपको क्या सारे मिलते जुलते से लग रहे हैं। अब मिलते जुलतों में से ही एक को जो बिल्कुल सही है उसको टच करना है। तो वर्मेलोजटैन वबाई इसका सही जवाब है। वर्मेलोजटैन वबाई ही को खुनाके वबाई भी कहते हैं। और मैं, अब मेरा टाइम लग गया, अब नहीं तो सुबह को मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना दूंगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। जी, इसका इलाज क्या है। ये जो शहतूत फल होता है, शहतूत फल से एक मुरक्कब यानी कि कंपाउंड तैयार होता है जिसको शरबत तूत स्याह कहते हैं। तूत यानी कि शहतूत, स्याह यानी कि काला, शरबत यानी कि शरबत, यानी कि शरबत तूत स्याह, जिसके अंदर शहतूत जो है वो मेन चीज होता है। और भी दवाइयां हैं उसके अंदर, इस शरबत के अंदर, लेकिन मेन जो चीज है वो शहतूत है। उसकी जो मेन दवाई है वो शहतूत है।
इसीलिए शरबत तूत स्याह, तूत इसीलिए उसके नाम में आया क्योंकि ताकि ये पता लग जाए कि शहतूत जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट यानी कि मेन दवाई जो इस शरबत में डलती है वो शहतूत है। और ये टॉन्सिलाइटिस यानी कि वर्मेलोज़ के लिए बहुत ही स्पेशल दवाई, स्पेशल दवाई। ठीक है। इसी तरीके से शहतूत जो पेड़ है शहतूत का, उसकी जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसका जोशांदा बना के गरगरा, गरगरे यानी कि गार्गल्स कराते हैं। और एक दवाई है लौक सपिस्ता खयार शंबर, ये भी एक स्पेशल दवाई है वर्मेलोज़ैन के लिए यानी कि टॉन्सिलाइटिस के लिए, जो कि टॉन्सिलाइटिस यानी कि वर्मेलोज़ैन में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। तो दो दवाइयां ज्यादातर पूछी जाती, तो शरबत तुलसिया पूछा जाता है, एक लौक सपिस्ता खयार शंबर पूछा जाता है। इन दोनों को जो है आप ध्यान रखना। एक यूनानी टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं इंतबाक मरी, इंतबाक मरी, मरी कहते हैं ईसोफेगस को। ईसोफेगस यानी कि आहार नाल, हलक से लेकर के, जो इंसान का हलक है यहां से लेकर के जो स्टमक है यानी कि जो पेट है जिसमें खाना इकट्ठा होता है, वहां तक के जो एक पाइप है इसको ईसोफेगस बोलते हैं। और यूनानी में इसी ईसोफेगस को मरी कहते हैं। इंतबाक मरी का क्या मतलब है? इंतबाक मरी का मतलब है ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स। अब स्ट्रिक आप पूछेंगे स्ट्रिक्चर क्या किसे कहते हैं? स्ट्रिक्चर मान लीजिए गन्ना है, गन्ने को ऐसे मोड़ दीजिए, लेकिन उसकी गिरा से नहीं मोड़ना, बीच में से मोड़ना है, पोरी के बीच में से मोड़ना है। तो जब हम पोरी के बीच से मोड़ेंगे तो वो मुड़ तो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो क्या हुआ, उसमें लचका आ गया, वो पिचक गया। पोरी के बीच अगर हम उसकी गिरा से तोड़ेंगे तो वो टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन हमें गिरा से नहीं तोड़ना, हमें पोरी के बीच से तोड़ना है। और पोरी के बीच से तोड़ने पर क्या होगा, उसमें लचका आ जाएगा। उसी लचके को, जब वो लचका ईसोफेगस में यानी कि मरी में आ जाता है, उसको ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर बोलते हैं। यानी कि जो आहार नाल है, जो खाने की नली है, जो कि हलक से लेकर के स्टमक के ऊपर तक है, उसमें कहीं जो है दबाव यानी कि चिपकाहट पैदा हो जाए। जैसे कि गन्ने को जब मोड़ देते हैं बीच से, पोरी के बीच से, तो वो दब तो जाता है लेकिन टूटता नहीं। इसी तरीके से ईसोफेगस में भी एक तरीके से झटका आ जाता है, चिपकन पैदा हो जाती है, लेकिन वो टूटता नहीं, हाँ कमजोर जरूर हो जाता है मांस। इसी तरीके से जो पेशाब की नली है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा में भी स्ट्रक्चर आ जाता है यानी कि लचका आ जाता है। तो जिन मरीजों को यूरेथ्रा में लचका आ जाता है, उनको क्या करते हैं, पेशाब इकट्ठा होता रहता है, मसाले में होता रहता है, फिर ज्यादा जब होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, तो फिर वो करेंगे। और जब भी वो पेशाब करेंगे तो उनको जो पेशाब आएगा वो दो धार का आएगा। फिर जब फ्लो बढ़ जाएगा यानी कि शुरू में दो धार आएंगी, उसके बाद फिर एक धार हो जाएगी उसकी। जब मतलब शुरू में जैसे ही पेशाब करने के लिए मरीज बैठा, दो धार शुरू होंगी, उसके बाद फिर एक, दो की एक बन जाएगी। ठीक है। किस वजह से? स्ट्रिक्चर की वजह से। जो मोड़ आ गया है, जो चिपक गई है नली पेशाब की, उसकी वजह से। लेकिन ये मैंने क्यों समझाया आप, ताकि आप स्ट्रिक्चर को समझ ले, स्ट्रिक्चर क्या होता है। इसी तरीके से इसोफेजियल स्ट्रिक्चर यानी कि जो इसोफेगस है, हलक से लेकर के स्टमक तक की जो नली है खाने की, जब इसमें स्ट्रिक्चर आ जाए यानी कि इसके अंदर क्या हो जाए, झटका लग जाए, चिपक जाए, कमजोर पड़ जाए। एक चीज होती है एक्लेशिया, एक्लेशिया कार्डिया। एक्लेशिया कार्डिया भी इसोफेजियल स्ट्रिक्चर को ही बोलते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे बोलते हैं इसोफेजियल स्पाज्म। स्पाज्म कहते हैं मरोड़ को। मान लीजिए ये ऐसे 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 मरोड़, आठे मरोड़े ले रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पाज्म। इसोफेजियल स्पाज्म यानी कि इसोफेगस के अंदर, मरी के अंदर मरोड़ पैदा हो जाए। अब ये तीन चीजें हो गई, इसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स, इसोफेजियल स्पाज्म या एक्लेशिया कार्डिया। और इन तीनों के लिए जो यूनानी में टर्मिनोलॉजी है वो एक है इंतबाक मरी। कहने का मतलब क्या है, जो मरी है, जो इसोफेगस है, उसका जो सर ल्यूमेन है, सर जी। इन तीनों के लिए
इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स के लिए, एक्लेशिया कार्डिया के लिए या इसोफेजियल स्पाज्म के लिए इन तबाके मरी की टर्मिनोलॉजी यूनानी में इस्तेमाल हुई है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इस इसोफेगस यानी कि ये जो खाने की नली है का नीचे वाला हिस्सा सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। उसमें फैलाव यानी कि डायलेटेशन नहीं होता। होता क्या है, जब आदमी खाना खाता है तो जो इसोफेगस है वो खुल जाती है, खाना नीचे पेट में पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है, वो फिर अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जिस मरीज को इसोफेजियल स्पाज्म या एक्लेशिया कार्डिया या इसोफेजियल स्ट्रक्चर या इंतबा के मरीज होगा, उसको वो डायलेट नहीं होगी, वो ओपन नहीं होगी, खुलेगी नहीं, इजीली नहीं खुलेगी, आराम से नहीं खुलेगी। ठीक है। और कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप इस ये जो मेरा पैन है इसको आप इसोफेगस मान लीजिए, यानी कि खाने की नली मान लीजिए। लेकिन जब इसमें स्ट्रक्चर आएगा, यानी कि इसके अंदर जो है सिकुड़न आएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे ये पेन की टिप है ना, ऐसे हो जाएगा, यानी कि नीचे से सिकुड़ जाएगा। कहां से? बिल्कुल पेट के ऊपर से। और पता कैसे लगेगा? जब बेरियम मील करते हैं, यानी कि जो एक दवाई होती है उसको पिलाते हैं, तो उसके बाद जब एक्सरे करते हैं तो उसमें ऐसे आएगा जैसे पहले जो लिखने वाले कलम होते थे ना, रोशनाई वाले, ऐसा देखने में इसोफेगस ऐसी लगी, क्योंकि इसोफेगस एक पाइप है। और आप ये मान लीजिए इसोफेगस खाने का पाइप, तो नीचे से आएगा सिकुड़ा हुआ। ठीक है। नीचे से सिकुड़ा आएगा ऊपर का, तो इसको क्या बोल देते हैं? इसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं पेंसिल टिप एपियरेंस, यानी कि पेंसिल की नोक जैसा दिखने वाला। कई बार सवाल पूछ लेते हैं पेंसिल टिप एपियरेंस कौन सी बीमारी में मिलती है? तो पेंसिल टिप एपियरेंस जो है एक्लेशिया कार्डिया में मिलती है, क्योंकि जो मरी होती है, जो इसोफेगस होती है, वो प्रॉपर डायलेट नहीं होती, नहीं खुलती, और वो नीचे से सिकुड़ जाती है। और इसीलिए इसको पेंसिल टिप एपियरेंस के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि जब बैरियर मील करते हैं, दवाई पिलाने के बाद जब एक्सरे करते हैं, तो उसमें जो है इस तरह का दिखाई देता है जैसे कोई कलम रखा हुआ हो, यानी कि ये कोई पेन जैसी कंडीशन हो जाती है इसोफेगस की, इसीलिए इसको पेंसिल टिप एपियरेंस बोलते हैं। और ये किस में होता है? ये एक्लेशिया कार्डिया में, यानी कि इसोफेजल स्पाज्म में, यानी कि इसोफेजल स्ट्रक्चर में, यानी कि इंतबाह मरी में देखने को मिलता है। अब क्या होता है, एक लफ्ज है, एक शब्द है जिसे बोलते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया यानी कि निगलने में दिक्कत या परेशानी, निगलने में दिक्कत या परेशानी। अब एक्लेशिया कार्डिया में, यानी कि जो बीमारी हम पढ़ रहे हैं, डिस्फेजिया किसको कहते हैं? निगलने में दिक्कत या परेशानी। अब एक्लेशिया कार्डिया जो बीमारी हम पढ़ रहे हैं उसकी बात कर में सॉलिड डिस्फेजिया नहीं होता, लिक्विड डिस्फेजिया होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, जिस मरीज को एक्लेशिया कार्डिया होगा, यानी कि उसके खाने की नली जो है सिकुड़ गई है नीचे से, और वो पेंसिल टिप अपियरेंस दे रही है, यानी कि पेंसिल की टिप की तरह हो गई है, नीचे से सिकुड़ गई है। अगर वो पानी पिएगा तो उसका पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा इसोफेगस में ही, अंदर अंदर नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? पेट में नहीं जाएगा, स्टमक में नहीं जाएगा पानी। लेकिन अगर वो रोटी वगैरह कुछ भारी चीज खा लेगा तो वो चले जाएगा, रोटी वगैरह चले जाएगा, पानी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो आगे चिपक गया है, सिकुड़ गया है, वो पानी के दबाव से नहीं खुलता है। लेकिन जब रोटी रोटी चूंकि टाइट होती है, सख्त होती है, तो जब रोटी मरीज खाएगा तो रोटी की वजह से वो खुल करके खाना जो है वो स्टमक में चला जाएगा। लेकिन पानी की वजह से या किसी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक कुछ भी अगर पी लिया, चाय वगैरह कॉफी वगैरह मरीज ने पी ली, तो उसकी वजह से जो है खाना आगे नहीं जाएगा। यानी कि डिस्फेजिया यानी कि खाने में निगलने में जो प्रॉब्लम है वो बनी रहेगी। लेकिन अगर रोटी वगैरह खा ली, कुछ भी इस तरह की भारी चीज खा ली, तो वो चली जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि एक्लेप्सिया कार्डिया में सॉलिड डिस्फेजिया नहीं होता। सॉलिड डिस्फेजिया यानी कि भारी चीज को खाने में परेशानी नहीं होती, लिक्विड डिस्फेजिया होता है। यानी कि अगर लिक्विड डाइट खाई जाएगी, चाय ली जाएगी, कॉफी ली जाएगी, ठीक है, दूध पिया जाएगा, पानी पिया जाएगा, तो उससे डिस्फेजिया यानी कि निगलने में प्रॉब्लम होगी। लिक्विड से डिस्फेजिया होगा, निगलने में प्रॉब्लम होगी। सॉलिड सॉलिड जो डाइट है, सॉलिड जो खाना है, रोटी वगैरह, उससे जो है डिस्फेजिया यानी कि निकलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो अपना एक प्रेशर बना के जो भारी चीज है वो आगे निकल जाएगी, लेकिन पानी चाय कॉफी वगैरह नहीं निकलेगी। तो इसमें ये लाइन याद रखना, सॉलिड डिस्फेजिया नहीं होता, लिक्विड डिस्फेजिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब इसकी वजह क्या क्या है? नंबर एक है इसोफेगस मरी में कोई
वरम आ जाए, यानी वर्मी हालत, यानी वर्मी कैफियत हो जाए, जिससे मरी यानी इसोफेगस का ल्यूमेन यानी बीच का रास्ता सिकुड़ जाता है, तंग हो जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये इसोफेगस है, खाने की नली है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सूजन आ जाए। अगर इसके अंदर सूजन आ गई, ल्यूमेन किसे कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं जो खाली जगह होती है ना, किसी भी पाइप का जो बीच का हिस्सा है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, किसी भी पाइप का। तो ये भी एक तरह का, खाने की नली भी एक पाइप होता है। तो इसका जो बीच का हिस्सा, जब इस पे सूजन आएगी, बीच का हिस्सा भी, जाहिर सी बात है सूजन ऊपर की तरफ भी बढ़ेगी, सूजन अंदर की तरफ भी बढ़ेगी। जब सूजन अंदर की तरफ बढ़ेगी तो जो ल्यूमेन है, जो बीच का रास्ता है, वो सिकुड़ेगा। ठीक है, और जब सिकुड़ेगा तो उससे क्या होगा? एक्लेशिया कार्डिया होगा, इंतबा के मरी होगा। जी। दूसरी चीज क्या है? ईसोफेगस में कोई भी बाहर की चीज आ जाए, इंसान ने कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, मान लीजिए मछली वगैरह खाई, कांटे वगैरह फंस गए, ठीक है, या किसी, कोई मीट वगैरह खा रहा था, हड्डी वगैरह फंसा ली, अंधाधुंध खा रहा था, मान लीजिए चिकन खा रहा था, और ध्यान ही नहीं दिया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, या कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह की डाइट जो एकदम हैवी डाइट है वो फंसा ले, इंसान फंस जाए किसी भी उससे एक्सीडेंटली, जानबूझ के तो कोई नहीं फंसाता, तो उससे भी एक्लेशिया कार्डिया हो सकता है, यानी कि निगलने, यानी कि जो इसोफेगस जो सिकुड़ गई है, वो वाली जो कंडीशन है एक्लेशिया कार्डिया, वो किसी ऐसी चीज से जो बाहरी है, यानी कि फॉरेन बॉडी है जो रुक गई है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके साथ साथ इसोफेगस यानी मरी में कोई, आप इसोफेगस को तो समझ रहे हैं ना, इसोफेगस यानी कि खाने की नली, ये हलक से लेकर के पेट तक, ठीक है। इसोफेगस यानी मरी में कोई जख्म या अल्सर हो जाए, कोई कहीं पे जख्म हुआ किसी वजह से भी, मान लीजिए अभी मैंने जिक्र किया था, मछली का कांटा फंसा और फंस के मान लीजिए वो निकल के आगे चला गया, तो जहां पे वो जख्म हुआ था, या किसी वजह से भी जख्म हो जाए, मान लीजिए कोई बहुत ही गर्म चीज खा ली, बहुत तेज गर्म गर्म कॉफी पी ली, तो उससे मान लीजिए अंदर जल गया और जख्म हो गया। अब जो जख्म हुआ, वो जख्म मान लीजिए आराम आराम से भर गया, जख्म हील हो गया, ठीक है, सही हो गया। लेकिन सही तो हो गया, चूंकि वहां खुरंड तो आएगा ना, जैसे ऊपर आता है वहां भी हीलिंग तो होगी। तो जब जहां खुरंड आता है वहां आपने देखा होगा सिकुड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है? उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, यानी कि जब कहीं पे कोई जख्म होता है और जख्म होने के बाद जब वहां पे खुरंड वगैरह होता है, वो जख्म बढ़ने लग जाता है, तो वहां पे फाइब्रोसिस यानी कि सिकुड़न आती है। इसकी वजह से भी एक्लेशिया कार्डिया हो सकता है, यानी कि जो खाने की नली है वो सिकुड़ सकती है। इसका इलाज क्या है? इसके इलाज में मुहल्लिल औराम दवाएं, पूछा जाता है कई बार, क्या एक्लेशिया कार्डिया का इलाज क्या है? मुहल्लिल औराम दवाएं, मुहल्लिल कहते हैं घोलने वाली को, औराम कहते हैं वर्मों को, सूजनों को, और दवाएं तो दवाएं हैं, यानी कि ऐसी दवाएं जो हल कर दे, यानी कि मुहल्लिल हैं, जो घोल दें वर्मों को, ऐसी दवाई देंगे। वो कौन कौन सी दवाई होती है वो मैंने आपको कल भी बताया था। बाबूना, नाखूना, मको, कासमी, उश्क, बरंजा, सुफ, बथवा, कता, अफसंतीन, जोफा, दार, हल्द, कशनीज, धनिया, कशनीज को धनिया, मतलब धनिया ही को कशनीज बोलते हैं। जरावन, मरंजोश, उशना, बालछड़, जावशीर, मेथी, सौतर, फारसी, मुकिल, ये सब क्या है, कौन सी दवाई है? ये मुहल्लिल और आम दवाएं हैं। और अलग अलग कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि एक मरीज को सारी की सारी फूट फीट के छान छून के पिला देंगे। मरीज की कंडीशन को देख करके जिस चीज की उसको जरूरत है, जितनी जरूरत है, जितनी उसकी बीमारी की शिद्दत है, तेजी है, उसी हिसाब से जैसा मरीज का मिजाज है, उन सब चीजों को ध्यान में रख करके मुहल्लिल और आम दवाई देंगे, यानी कि ऐसी दवाई देंगे जिससे वर्म जो है वो घुल जाए या कम हो जाए। अब ये था हमारा एक्लेशिया कार्डिया। अब यही कहीं पढ़ेंगे हम उस उसरुल बलग। उसरुल बलग जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। उसरुल कहते हैं डिफिकल्टी को, परेशानी को, और बलग कहते हैं निगलने को। उसरुल कहते हैं परेशानी को, तकलीफ को, डिफिकल्टी को, और बलग के मायने कहते हैं, बलग यानी कि निगलना, ठीक है। अभी मैं पढ़ रहा था डिस्फेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया पढ़ रहा था मैं एक्लेशिया कार्डिया में, क्योंकि एक्लेशिया कार्डिया में जो सॉलिड फूड होता है वो पास हो जाता है, जो लिक्विड फूड होता है वो रुक जाता है, यानी कि उसमें डिस्फेजिया, लिक्विड में डिस्फेजिया होता है, सॉलिड में डिस्फेजिया नहीं होता। तो डिस्फेजिया मतलब निगलने में परेशानी, जिसको यूनानी में उसरुल बलग भी कहते हैं। उसरुल के मायने तंगी या परेशानी, और बलग के मायने
निगलना, यानी कि डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग या डिस्फेजिया। ये वो बीमारी है जिसमें मरीज को निगलने में परेशानी होती है। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग इज डिस्फेजिया। ये जो लाइन है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग इज डिस्फेजिया, इसको आप एज इट इज ही याद कर लेना, क्योंकि अगर एग्जाम ने सवाल इस तरीके से बना दिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग इज कॉल्ड, और नीचे दो चार ऑप्शन मिलते जुलते से डाल दिए, एक्लेशिया कार्ड डाल दिया, टॉन्सिलाइटिस डाल दिया, डिस्फेजिया डाल दिया, ठीक है, ऑल ऑल डाल दिया, तो इसमें से फिर आप आराम से चुन सको डिस्फेजिया को। ठीक है, तो इस ये जो एक छोटी सी डिफिनेशन है, परिभाषा है इंग्लिश की, इसको भी याद कर लेना। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिफिकल्टी के मैंने परेशानी, इनके मैंने मैं, स्वॉलोइंग को निगलना, यानी कि निगलने में परेशानी, इज के मैंने है, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया यानी कि निगलने में परेशानी को डिस्फेजिया कहते हैं। इसकी वजह क्या क्या होती है? इसकी एक वजह है ईसोफेगस के अंदर सूजन आ जाए, यानी कि वर्मे मरी। वर्म सूजन को बोलते हैं, मरी इसोफेगस। ठीक है, इलाज क्या है? लुआबदार दवाई। कुछ दवाई ऐसी होती है जिनके अंदर चिकनाट चिकनाट सा निकलता है। लुआब के मैंने वैसे तो थूक के होते हैं, लुआब के मैंने वैसे तो थूक के होते हैं, लेकिन यहाँ लुआब के मैंने थूक के नहीं है, लुआब के मैंने वो दवाई है जिनसे चिकनाट चिकनाट के पदार्थ निकलने हो, यानी कि जैसे कि बहदाना, अस्पगोल, सपिस्ता, उन्नाब। ठीक है, अस्पगोल आप लोग जानते हैं, अस्पगोल जो है वो चिकना चिकना सा होता है, तो ये वो दवाई है जो चिकनाट पैदा कर देती है। ठीक है, ईसोफेगस के अंदर चिकनाट पैदा कर देती है, और ईसोफेगस के अंदर जो सूजन आने की वजह से डिस्फेजिया हो गया था, यानी कि सांस लेने, यानी कि निगलने में परेशानी हो रही थी, सॉरी, तो वो परेशानी क्या आराम आराम से खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसी दवाई ये मरीज इस्तेमाल कर लेता है जिससे चिकनाहट बढ़ जाती है और आराम से निगला जाता है, निगलने में परेशानी जो है वो कम हो जाती है, और आराम आराम से जो सूजन आ गई थी जिसकी वजह से डिस्फेजिया हो रहा था मरी में, इसोफेगस में, वो सूजन भी आराम आराम से उतर जाती है। अब जब ये चीजें आई, तो थोड़ा सा मेरे सामने आया कि मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सामने आ रहा था, तो मैंने वो भी जो है इन नोट्स में लिखा, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। ईसोफेगस में सीरस लेयर नहीं होती। देखिए, मैं मुंह खोल रहा हूं, मैंने अपना मुंह खोला, अंदर जो कच्ची कच्ची सी खाल है, ये म्यूकस है। ये क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको कच्ची खाल बोलते हैं आम जबान में, वैसे म्यूकस मेम्ब्रेन है ये जो अंदर अंदर। ठीक है, एक बाहर की स्किन है हमारी, एक अंदर की स्किन जो मुंह के अंदर, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जो झिल्ली है, इसके नीचे सब म्यूकस होती है, और सब म्यूकस के नीचे सीरस लेयर होती है, और सीरस लेयर के नीचे मस्कुलर लेयर यानी कि मसल्स होती है। सबसे पहले म्यूकस, म्यूकस के नीचे सब म्यूकस, सभी म्यूकस के नीचे सीरस, और सीरस के नीचे मसल्स यानी कि मस्कुलर लेयर यानी कि मांसपेशी की तह, मांस की तह। ठीक, ऐसे होता है इंसान में। लेकिन ईसोफेगस में क्या है? ईसोफेगस में सबसे ऊपर म्यूकस, उसके नीचे सब म्यूकस, उसके नीचे सीरस आना चाहिए, लेकिन इसमें सीरस गायब होती है, इसमें सीरस लेयर नहीं होती। डायरेक्ट जो मांसपेशियों वाली जो लेयर है, जिसको मस्कुलर लेयर बोलते हैं, वो होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये बनता है कि ईसोफेगस में सीरस लेयर नहीं होती। कई बार ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। दूसरी क्या है? जो इसकी सब म्यूकस लेयर है, यानी कि जो म्यूकस के नीचे वाली जो लेयर है, वो इसकी बहुत ताकतवर होती है। तो एक सवाल ये बनता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ इसोफेगस इज सब म्यूकस लेयर, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है, यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर लेयर जो होती है इसोफेगस की, वो सब म्यूकस होती है। जो म्यूकस के नीचे वाली लेयर है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है इसोफेगस की। बात सिर्फ इसोफेगस की कर रहे हैं, पूरी मुंह ओरल कैविटी की या पेट की या आंतों की बात नहीं कर रहे हैं, बात सिर्फ इसोफेगस की कर रहे हैं। ठीक है, तो इसोफेगस में जो सब म्यूकस लेयर होती है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रंज होती है। कई बार ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि स्ट्रंजेस्ट लेयर ऑफ इसोफेगस इज सब म्यूकस लेयर। जी, एक इसमें पॉइंट और भी बनता है, मोस्ट मस्कुलर ऑर्गन ऑफ जीआईटी इज इसोफेगस। मोस्ट मस्कुलर यानी कि सबसे ज्यादा जो मसल्स पे डिपेंड है कोई ऑर्गन, जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि
पूरी की पूरी आहार नाल जो कि मुंह से शुरू होकर के इंसान के लैट्रिन के रास्ते तक होती है। इंसान के ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और आपका रेक्टम और एनस। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, इसमें जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मस्कुलर ऑर्गन है, जिनके मसल्स जो है, जो ज्यादा मसल्स पे डिपेंड है, वो इसोफेगस है। एक सवाल यहां बनता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आहार नाल, आहार नाल एक हिंदी का शब्द है जिसको यूनानी में कनात गिजाई कहते हैं। आहार को गिजाई और आहार को गिजाई और नाल को कनात बोलते हैं, में सबसे ज्यादा मांसपेशीय अंग इसोफेगस। ये 3-4 पॉइंट इसके एनाटॉमी में संबंधित थे, लेकिन चूंकि बीच में आ गए थे, मैंने सोचा इनको यहीं बताता चलूं ताकि यहीं पे कंट्रोल हो जाए। कई बार ये आए हुए हैं, तीनों सवाल ये आए हुए हैं। सीरस लेयर नहीं होती, और स्ट्रंगेस्ट जो है सबम्यूकस लेयर होती है, और ये जो है मोस्ट मस्कुलर ऑर्गन होता है इसोफेगस। तो इसोफेगस के अंदर जो एनाटॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। हालांकि हम यहाँ एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मेडिसिन पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसलिए मैंने यहाँ पे ये डिस्कस कर ली जी। अब एक चीज है बहुतुल सौत। बहुतुल बोलते हैं मोटा हो जाना। बहुतुल के मैंने मोटा हो जाना, ये एक नई बीमारी है। 411 पेज नंबर पर खोल लीजिए। बहुतुल के मैंने मोटा हो जाना। सौत कहते हैं साउंड को, आवाज को, यानी कि आवाज का मोटा हो जाना या गले का बैठ जाना। ठीक है, इस बीमारी में आवाजें मोटी हो जाती है, यानी कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। हॉर्स घोड़ा, हॉर्स के मैंने घोड़ा, हॉर्सनेस घोड़े जैसी वॉइस। ठीक है, बहुतुल सोत क्या है? घोड़े जैसी आवाज हो जाती है, जिसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, घोड़े जैसी आवाज कहते हैं। बहुतुल सोत में आवाजें मोटी होने के साथ साथ, यानी कि जो बीमारी बहुतुल सोत है उसमें आवाजें सिर्फ मोटी नहीं होती, मोटी होने के साथ साथ आवाजें बैठ भी जाती हैं। आवाजें मोटी तो होती हैं, आवाजें मोटी होने के साथ साथ आवाजें बैठ भी जाती हैं। ठीक है, तो अगर बहुतुल सोत के बारे में पूछे कि बहुतुल सोत सोत में जो है आवाज जो है मोटी हो जाती है, आवाजें जो है वो बैठ जाती हैं, तो आवाजें मोटी भी होती हैं, आवाजें बैठ भी जाती हैं। तो बहुतुल सोत जो है गले के बैठ, आम जबान में गले का बैठना जो है वो बहुतुल सोत है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बोल देते हैं, यानी कि घोड़े जैसी आवाज हो जाना। इसके सबब यानी कि इसकी कारण क्या क्या है? तो कोई बाहरी चीज यानी गले में फंस जाए, पहली बात, उससे जाहिर सी बात है फिर गला खराब होगा। दूसरी चीज क्या है? बहुत ज्यादा चीखने और चिल्लाने से हो जाता है। बहुत ज्यादा खांसने से भी जो है बहुतुल सोत यानी कि गला बैठ सकता है। बहुत ज्यादा रोने की वजह से भी बहुतुल सोत हो सकता है, यानी कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है मुलेठी। मुलेठी को चूसना, मुलेठी के गरारे करना या गार्गल्स करना। मुलेठी को यूनानी में असलुसूस बोलते हैं। उसलुसूस या असलुसूस दोनों बोल सकते हैं, वैसे उसलुसूस ज्यादा बोला जाता है, मुलेठी को उसलुसूस बोलते हैं। मुलेठी का बॉटनिकल नेम ग्लाइसेर्विजा ग्लैबरा है। ये कई बार पूछा गया है, कई बार पूछ लेते हैं ग्लाइसेर्विजा ग्लैबरा क्या है, या कई बार ऐसा पूछ लेते हैं मुलेठी का बॉटनिकल नेम क्या है। 2-3 चीज और डाल देंगे, एक ग्लाइसेर्विजा ग्लैबरा डाल देंगे। ये पूछा हुआ भी है, तो इसको थोड़ा सा आप जो है याद कर लेना। मुलेठी से एक एल्कोलाइड निकलता है, यानी कि जब मुलेठी को केमिकल में डिवाइड किया, इससे अलग अलग तरह के एल्कोलाइड निकाले गए, तो एक एल्कोलाइड निकलता है जिसको ल्यूकोराइन बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि ल्यूकोराइन जो एल्कोलाइड है, जो अंश है एक दवाई का, वो कौन सी दवाई से निकलता है? तो वो मुलेठी से निकलता है, उसलूसूस से निकलता है, यानी कि ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा से निकलता है। ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा क्या है? बोटनिकल नेम। मुलेठी क्या है? आम भाषा में है। उसलूसूस क्या है? यूनानी में। जी, मुलेठी के जोशांदे से गरगरा कराने से बहुतुल सौत यानी कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में आराम मिलता है। एक क्या चीज है? मुलेठी का उसारा। मुलेठी को कूट पीट छान कर उसका जो अर्क निकाल लेते हैं, फिर उस अर्क को क्या करते हैं? पका लेते हैं। जब वो गाढ़ा हो जाता है,
मुलैठी का जो अर्क होता है जब वो गाढ़ा हो जाता है, उसको मुलैठी को चूंकि उसलुसूस बोलते हैं, और वो जो मुलैठी का असर है उसको रुब्बुसूस बोलते हैं। उसलुसूस का जो उसारा है, यानी कि जो जो एक तरीके से ये मान लीजिए जो उसका अंश है, जो उसको कूट पीट कर छान करके फिर उसका जो है जूस निकाल लिया, अर्क निकाल लिया मुलैठी का, अर्क निकाल के फिर उसको इकट्ठा करके किसी बर्तन में पानी में आग लगा पानी वगैरह वो क्या कहते हैं तपा लिया, उसको गर्म कर लिया चूल्हे पर, और उसके बाद जो गाढ़ा गाढ़ा बन गया उसको रुब्बुसूस बोलते हैं। तो मुलैठी के उसारे को रुब्बुसूस बोलते हैं, यानी कि उसलुसूस के उसारे को रुब्बुसूस बोलते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है। उसलुसूस एक नबात यानी वनस्पति की जड़ है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो उसलुसूस है, जो मुलैठी है, वो जड़ है, छाल है, फल है, क्या चीज है? तो एक वनस्पति की, यानी वनस्पति को यूनानी में क्या बोलते हैं? नबात की जड़ है। ठीक है भाई, ये जो है ये हो गया हमारा बहुतुस्सोत। तो बहुतुस्सोत में मुलैठी सबसे ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि मुलैठी का एक जो फैल है, एक जो फंक्शन है, वो आवाज को साफ करना भी है। ये हमारा जो है पूरा हो गया है आज गले की बीमारी। अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, फीवर, जिसको हम कल से चालू कर देंगे, और उसके बाद जो है पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू से पढ़ाएंगे जहां से आपको 2.5 महीने पहले पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है भाई, किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि गले की बीमारी आज कंप्लीट हो गई। अब फीवर, और फीवर के बाद क्या है, फिर शुरू से ले लेंगे अगले ही दिन। ठीक है, जहां से आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था वहीं से ले लेंगे, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और अब की बात जो मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मतलब इसके अंदर और अच्छा ही पैदा करके दूं। ठीक है, तो ढीले मत पड़िए, लगे रहिए। यह नौकरी बेशक आप ही के लिए है, बशर्ते कि आप जो है जमे रहें, मुस्तकिल मिजाज रहें, तो काम हो जाए। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। सर